हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो बिहार स्पेशल पीवाईक्यूज थे, बिहार स्पेशल से रिलेटेड। ठीक है, उन्हें डिस्कस हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि पटना को प्रोविंशियल कैपिटल किसने बनाया था। ठीक है, तो वो शेर शाह सूरी ने। ईयर जो था वो आपका था 1541। 1541 में पटना को अपना प्रोविंशियल कैपिटल बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्ट बिल्ड किया था। पटना का जो एंशियंट नेम था वो हम लोगों ने देखा था कि पाटलिपुत्र था। ठीक है, पटना का एंशियंट नेम पाटलिपुत्र था और इसको फाउंड किया था अजात शत्रु ने। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि जो पहले मगध की कैपिटल हुआ करती थी अजात शत्रु के टाइम में, वो हुआ करती थी राजगृह। राजगृह, ठीक है। राजगृह कैपिटल जो होती थी उसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र जो आज की डेट में पटना के नाम से जाना जाता है, ये किसने किया था? ये जो अजात शत्रु हैं उसको जिसने सक्सीड किया था उदयन। ठीक है, तो उदयन ने क्या किया था कि राजगृह जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया था। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार। ठीक है, तो 1632 ईयर में किस कंपनी ने जो पहली फैक्ट्री थी वो बिहार में स्टैब्लिश किया था? ठीक है, ब्रिटिश या फिर डच, पोर्तुगीज या फिर फ्रेंच। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। उसने ईयर 1632 में पटना में अपनी कंपनी स्टैब्लिश किया था, फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। साथ में जो जिस बिल्डिंग में ये इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, सेम प्लेस पे आज की डेट में पटना कलेक्ट्रेट है। ठीक है, पटना कलेक्ट्रेट। ये चीज हम लोग डिस्कस इस वजह से कर रहे हैं कि बिहार के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पटना कलेक्ट्रेट जो है वहां पे किसने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि व्हेन वाज बिहार प्रोविंस मर्ज विद बंगाल प्रोविंस। ठीक है, तो जो बिहार प्रोविंस था उसको बंगाल बंगाल प्रोविंस के साथ मर्ज किया गया था आपके ईयर 1733 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मर्ज करने के बाद इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करके दिया गया था। ठीक है, चार पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसको नाम दिया गया था। जैसे एक था आपका सेंट्रल डिवीजन, उसके बाद फिर दूसरे को नाम दिया गया था कि ढाका डिवीजन, और तीसरे को बिहार डिवीजन। ठीक है, उसके बाद फिर जो चौथा था उसको दिया गया था ओडिशा डिवीजन। तो जो बिहार प्रोविंस और बंगाल प्रोविंस था, इन दोनों प्रोविंस को 1733 में उस टाइम के जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम भी याद रखा जाता है। ठीक है, शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन। ठीक है, तो ये बंगाल के तब के नवाब थे जिन्होंने बंगाल और बिहार, ठीक है, बंगाल और बिहार इन दोनों को मर्ज किया था। ठीक है, और बंगाल के इन्होंने मर्ज करने के बाद उसके चार पार्ट कर दिए थे। चारों पार्ट को डिवाइड करने के बाद इन्होंने क्या किया था कि जो बंगाल प्रोविंस था उस उसके डेप्यूटी गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया था। उस डेप्यूटी गवर्नर के एग्जाम में उसके बारे में भी पूछा जा चुका है, जिसका नाम था अली वर्दी खान। ठीक है, अली वर्दी खान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बंगाल और बिहार का जो मर्जर हुआ था वो 1733 में हुआ था। किसने किया था? सुजाउद्दीन ने किया था, जो तब के बंगाल के गवर्नर थे। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो था पिछले क्वेश्चन का 1733 एडी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन विच ईयर वॉज अली वर्दी अपॉइंटेड द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, तो सेम ईयर यहाँ पे आंसर होगा जब 1733 में बिहार और बंगाल का मर्जर हुआ। उसके बाद फिर चार पार्ट में हम लोगों ने देखा कि उसको डिवाइड किया गया। तो जो बिहार डिवीजन था उसके जो डेप्यूटी गवर्नर था उसका अपॉइंटमेंट अलीवर्दी को किया गया था। ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट किसने किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया कि वहां के जो नवाब थे उनका नाम था सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन।
शुजाउद्दीन ने बिहार के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उसका अपॉइंटमेंट किया था, उनका नाम था अली वर्दी खान। ठीक है, तो अली वर्दी खान का अपॉइंटमेंट एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में किया गया था, किसके द्वारा? शुजाउद्दीन के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है 1733 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ईयर डिड अली गौहर सिंह कैंपेन एंड इन बिहार? ठीक है, तो जो अली गौहर का कैंपेन था बिहार को लेके वो किस ईयर में एंड हुआ था? ठीक है, तो ये आंसर ऑप्शन है हमारे कि 1761, 1757, 1764 या फिर 1759। ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 1759 होगा। ठीक है, जो अली गौहर था, ठीक है, इसने बिहार में इन्वेड किया था आपके ईयर 1579 में। ठीक है, और सेम ईयर में इसने क्या किया था, खुद को मुगल बादशाह जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, मुगल बादशाह डिक्लेयर कर दिया था इसने। ठीक है, तो 1579 में इसने बिहार पे इन्वेड किया। ठीक है, और इन्वेड करने के बाद यहाँ पे जब इसने एक हिसाब से इसको जीत लिया, ठीक है, उसके बाद फिर इसने खुद को बिहार का या फिर मुगल का बादशाह इसने घोषित कर दिया। और इसी ने मतलब जो टाइटल लिया था, जो इसका मोस्ट फेमस टाइटल है, ठीक है, जो जिस नाम से यूजुअली हम लोग जानते हैं, वो शाह आलम टू। ठीक है, तो शाह आलम टू जो था, उसी ने मतलब उसका जो ओरिजिनल नाम था वो अली गौहर था। ठीक है, 1759 में इसने अपना बिहार कैंपेन शुरू किया था और यहां आकर उसने इन्वेड किया। उसके बाद फिर यहां जब उसको सक्सेस मिली तो उसने एज अ मुगल बादशाह उसने एक हिसाब से खुद को डिक्लेयर किया और शाह आलम टू का टाइटल उसने जो है वो लिया था। ठीक है, और इसी टाइम पे दो हम लोग बैटल्स देखते हैं जो बहुत ही डिसाइसिव थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, या फिर ठीक है, तो पहली जो बैटल थी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर का ईयर क्या था? 1764। ठीक है, और उसी टाइम पीरियड में जो मतलब इससे जस्ट पहले एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत का ईयर जो था इससे 3 साल पहले हुई थी, तो 1761। ठीक है, आपको एक हिसाब से बक्सर का ज्यादा पूछता है तो बक्सर का आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ बक्सर क्योंकि बिहार से रिलेटेड है तो 1764 में हुई थी। उससे 3 साल पहले जो थर्ड बैटल ऑफ, यहाँ पे याद रखना है कि ये जो बैटल थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, ये 1761 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे याद रखनी है। ईयर देखो यहाँ पे हमने ये बताया क्यों, क्योंकि 1761 में हमने क्या भी देखा कि बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी। उसके बाद फिर 1757 जो था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी का ईयर 1757 है। ठीक है, ये किसके किसके बीच में अगर लड़ी गई थी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सिराज, मोहम्मद सिराज जो था वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर 1764 का हम लोगों ने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड है। ठीक, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ये भी इसके बारे में थोड़ा सा आप फैक्ट याद रखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस यहाँ पे 3 फोर्सेस ने मिलके एक साथ मतलब लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। पहले तो नवाब के, बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो बंगाल की आर्मी प्लस जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। ठीक है, तो अवध। उसके बाद क्या था कि जो मुगल एम्पायर के शाह आलम टू, ठीक है, शाह आलम टू। ठीक है, तो जो 1764 की बैटल ऑफ बक्सर थी उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो लड़ रहे थे, 3 लोग मिलके लड़ रहे थे, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और शाह आलम टू मुगल के नवाब। ठीक है, इन तीनों लोगों ने मिलके लड़ा था और ये लोग जो है ये लोग इस बैटल में हार गए थे। जो यहाँ पे सक्सेस मिली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। ठीक है, इसी के बाद इनका एक हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स का इंडिया पे स्ट्रॉन्ग होल्ड इनको मिल गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था।
तो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में भी देख लेते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में हुई थी, 1526 में हुई थी। किसके किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे और रूलर का नाम याद रखेंगे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ईयर 1526 और रूलर किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, इसमें हुआ क्या था? इसमें रिजल्ट में बाबर जो थे ये जीत गए थे और इसके बाद इन्होंने एक हिसाब से इंडिया में मुगल एम्पायर का फॉर्मेशन किया था। ठीक, उसके बाद फिर सेकंड जो बैटल ऑफ पानीपत होती है वो होती है 1556 में। ठीक है, इसमें हेमू वर्सेस अकबर, इन दोनों के बीच में ये वॉर होती है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें क्या होता है कि अकबर जो है इनकी जीत होती है और हेमू हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो है 1761 में हुई थी और ये मराठा एम्पायर वर्सेस जो अहमद शाह दुर्रानी जो अफगान का एक हिसाब से इन्वेडर था उसके बीच में हुई थी। ठीक है, तो किसके बीच में? अहमद शाह दुर्रानी। तो हम लोगों ने तीनों ये बैटल ऑफ पानीपत के बारे में डिस्कस किया। पहली बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, दूसरी बैटल ऑफ पानीपत 1556 में और तीसरी बैटल ऑफ पानीपत 1561 में हुई थी। ठीक है, तीनों का हम लोगों ने देखा कि पहली बैटल ऑफ जो पानीपत थी उसमें बाबर की जीत हुई थी, सेकंड में जो थे अकबर की विक्ट्री हुई थी और थर्ड जो है उसमें जो ये मतलब मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में जो हुआ था, इसमें अहमद शाह दुर्रानी जो थे ये विक्टोरियस हुए थे। इसी इसी के बाद जो मराठा एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार। ठीक है, तो बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। पहला है कि जमींदार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है, तो जो जमींदार थे उनको जो लैंड का ओनरशिप था एक हिसाब से उनसे ये छीन लिया गया था। तो ठीक, यहाँ पे ये चीज गलत है, नहीं, उनको ओनरशिप उनसे नहीं छीनी गई थी। ठीक, उसे नेक्स्ट है ऑप्शन कि द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर जमींदार्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपका। इसमें देखिए उनको ओनरशिप तो दी गई थी लेकिन वो हेरिडिटरी नहीं थी, उनके बच्चों को उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लैंड रेवेन्यू वाज कम्यूटेशनलाइज्ड। ठीक है, तो कम्यूटेशन का मतलब होता है एक हिसाब से सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है, जो आपका आंसर होगा यही होगा कि द लैंड रेवेन्यू वाज कम्यूटेशनलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद फिर एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी, ये चीज गलत है, एबोल्यूशन ऑफ उस जमींदारी का एबोल्यूशन नहीं हुआ था। उसके बाद फिर जो लैंड रेवेन्यू है इसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं इसमें, है ना। जो इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इंडिया का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है इसमें मेनली हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, पहला तो जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, सेकंड हम लोग पढ़ते हैं कि महलवारी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड हम लोग पढ़ते हैं रैयतवारी सिस्टम। ये तीन चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं कि जो जमींदारी सिस्टम थी इसको ही हम लोग एक हिसाब से परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। जमींदारी सिस्टम को हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो जमींदारी सिस्टम था इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पहला कि परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। ईयर जो है 1793 में इसको लाया गया था। ठीक है, प्लस कौन लेके आया था? तो कॉर्नवालिस लेके आया था इसको। ठीक है, तो यहां से ये आपको याद रखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है
रैयतवारी सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। जो रैयतवारी सिस्टम है, ठीक है, इसको दो लोगों ने मिलकर इंट्रोड्यूस किया था। पहला है अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। ठीक है, तो इसमें दो लोगों का आपको नाम याद रखना है। सीधे पूछ लेता है कि जैसे रैयतवारी सिस्टम किसने लाया था, तो कभी कभी मुनरो आंसर में होगा या फिर अलेक्जेंडर रीड भी, या फिर दोनों भी ऑप्शन में हो सकता है आपको। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो इसमें टैक्स है, ठीक है, दैट वाज पेड डायरेक्टली बाय द फार्मर्स। तो इसमें कोई भी मिडिल मैन नहीं होता था। रैयतवारी सिस्टम में जो टैक्स था, जो एग्रीकल्चर टैक्स था, ठीक है, वो फार्मर्स के द्वारा डायरेक्टली पे किया जाता था। ठीक है, और ये मोस्टली जो था, ये साउथ इंडिया में या फिर जो ईस्ट इंडिया में असम है, लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता था, इंप्लीमेंट किया गया था। एक तो साउथ इंडिया में, उसके अलावा साउथ इंडिया के साथ साथ ये असम में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ईस्ट पंजाब में, और कुर्ग रीजन जो था वहां पे। ठीक, तो आपका हम लोगों ने देखा कि रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने मिलके। ठीक है, इसमें जो फार्मर्स होते थे वो डायरेक्टली पे करते थे रेवेन्यू को। ठीक है, कोई मिडिल मैन नहीं होता था। और साथ में हम लोगों ने देखा कि ये प्रिवेलेंट कहाँ था, मोस्टली साउथ इंडिया में, उसके अलावा फिर असम, महाराष्ट्र, ईस्ट पंजाब और कुर्ग रीजन में। ठीक, उसके बाद फिर जो लास्ट बचता है हम लोगों का, वो महलवारी सिस्टम बचता है। तो महलवारी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि जो महलवारी सिस्टम था, ठीक है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी, MACKENZIE, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, जो महलवारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम मेनली दो रीजन में था। एक तो जो नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल रीजन था, ये वाला पार्ट, ठीक है, साथ में जो यूपी का रीजन था। ठीक है, उस टाइम को यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। तो यूपी वाला रीजन प्लस नॉर्थ वेस्ट बंगाल वाला रीजन, इन दोनों रीजन में महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और इसमें होता क्या था कि एक विलेज हेडमैन होता था, पूरे विलेज का एक हेडमैन, विलेज हेडमैन होता था। ये पूरे गांव का, ठीक है, रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जाके सबमिट करता था। ये विलेज का जो हेडमैन था, ठीक है, इसको महल बोलते थे। ठीक है, इसी वजह से इस सिस्टम को महलवारी सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार एक पेज और ऐड कर लेते हैं, और तीनों का कौन लेके आया था, क्योंकि सीधे यही पूछता है कि कौन सा नेम किस सिस्टम से रिलेटेड है। तो वो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम लोगों ने देखा था कि जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जमींदारी के सिस्टम को हम लोगों ने देखा था कि कॉर्नवालिस लेके आया था। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा था रैयतवारी। ठीक है, रैयतवारी सिस्टम जो था, इसको मुनरो के साथ साथ अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, ये दो लोग लेके आए थे। तीसरा हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा महलवारी। ठीक है, महलवारी को कौन लेके आया था? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो ये तीनों हम लोगों ने देखा कि जमींदारी सिस्टम कॉर्नवालिस से रिलेटेड था। उसके बाद फिर मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, इन दोनों ने मिलकर रॉयतवारी सिस्टम लेके आए थे। और उसके बाद फिर महलवारी जो है वो हॉल्ट मैकेंजी है ना। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन 1830 पटना सिटी वाज अ सेंटर ऑफ। ठीक है, तो 1830 में पटना सिटी किस चीज का सेंटर था, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला है सन्यासी रिवोल्ट, दूसरा है गडकरी रिवोल्ट, तीसरा है मुंडा रिवोल्ट, और वहाबी मूवमेंट। ठीक है, तो जो 1830s का टाइम था, वो पटना जो था,
पटना वहाबी मूवमेंट का एक हिसाब से सेंटर था। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वहाबी मूवमेंट। ठीक है, तो वहाबी मूवमेंट के फाउंडर का नाम आपको पहली बात याद रखना होगा। वहाबी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? अब्दुल वहाब। ठीक है, आपको ये फाउंडर का नाम याद रखना है, अब्दुल वहाब। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया में पर्टिकुलरली जो वहाबी मूवमेंट था इसके प्रोपेगेटर कौन थे। ठीक है, प्रोपेगेटर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में कौन थे वहाबी मूवमेंट के प्रोपेगेटर? तो सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। हुआ क्या था कि सैयद अहमद जो बरेलवी थे, ये इन्होंने 1830 में पटना को विजिट किया था। ठीक है, तो जब इन्होंने पटना को विजिट किया, उसी वजह से मतलब जो पटना है वो सेंटर बन गया था वहाबी मूवमेंट का। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। जो इसमें ऑप्शन में जैसे मुंडा रिवोल्ट है, तो मुंडा रिवोल्ट का आपको इसका ईयर याद रखना चाहिए कि 1819 या फिर 1900 के बीच में ये मुंडा रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, जिसको लीड कौन कर रहे थे? भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, इनका जो बर्थ डेट है बिरसा मुंडा का, ठीक है, इसको एक पर्टिकुलर डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। आप एक बार अगर आपको पता है तो उसको कमेंट में लिखिए, अदरवाइज गूगल करिए और उसको कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो मुंडा रिवोल्ट को किस नाम से जानते हैं आप उसको कमेंट में मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर है इसमें जो इंपॉर्टेंट है सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, तो सन्यासी रिवोल्ट जो है वो आपका 1763 से लेके 1800 के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसके लीडर्स के बारे में जैसे पूछता है, जो मेन लीडर हैं उसके, पंडित भाबनी करके थे। ठीक है, मंजू शाह थे, और उसके अलावा मूसा शाह थे। तो इसमें चार पांच मेन मेन लीडर्स थे, आप उनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उनके बारे में डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद फिर जो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि वहाबी मूवमेंट जो था वो था क्या, किस चीज से रिलेटेड था। ठीक है, तो वहाबी मूवमेंट जो था वो एक हिसाब से था कि इस्लाम का प्यूरिफिकेशन करना है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वहाबी मूवमेंट किस चीज से रिलेटेड था। तो इस्लाम के प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड था, और इसमें ये कहा जा रहा था कि हम लोगों को रिटर्न होना है जो जो कुरान की ओरिजिनल टीचिंग्स हैं। ठीक है, तो रिटर्न टू ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ कुरान। ठीक है, तो जो वहाबी मूवमेंट था, ठीक है, जिसका ईयर हम लोगों ने देखा कि 1930s में। ठीक है, और जो इसके फाउंडर थे वहाबी मूवमेंट के वो थे अब्दुल वहाब। हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, कौन थे? अब्दुल वहाब। ठीक है, ये इसके फाउंडर थे। साथ साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि इंडिया में कौन इसके प्रोपोगेटर थे। ठीक है, तो सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सैयद अहमद बरेलवी इंडिया के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हैं वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और जो इसके फाउंडर थे अब्दुल वहाब, जिनके नाम से एक हिसाब से ये वहाबी मूवमेंट बना, वो फेमस है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इस वहाबी मूवमेंट में इन लोगों ने डिस्कस किया था कि इस्लाम को प्यूरिफाई करना है और जो कुरान की ओरिजिनल टीचिंग्स है उस पर रिटर्न होना है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which British officer informed the government of India that Muslims of Patna used to correspond with the 64th Native Infantry near Peshawar and urged them to rebel against the British। ठीक है, तो इसमें बेसिकली नाम पूछा है उस ऑफिसर का। ठीक है, जिसने मुस्लिम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो पास अवे किया ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि रॉबर्ट
मॉन्टमेरी, ठीक है। सेकंड है जॉन लॉरेंस, चार्ल्स, उसके बाद फिर जनरल वॉल, कॉर्टलैंड, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए है, ठीक है, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, ठीक है। ये क्या था कि ये जो थे ये जुडिशियल कमिश्नर थे पंजाब के। क्या थे? जुडिशियल कमिश्नर ऑफ पंजाब, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्फॉर्म किया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, कि जो मुस्लिम्स हैं ये कुछ ना कुछ एक हिसाब से रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने एक हिसाब से इसको बढ़ने से या फिर इसको प्रोपोगेट होने से रोक लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इन विच ईयर डिड द चुआर रिवोल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस, ठीक है। तो जो चुआर रिवोल्ट था, ठीक, बिहार का, ये किस ईयर में आया था? तो आपके ऑप्शंस है 1842, 1798, 1784, 1832, ठीक है। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो 1798 है, ठीक है। चुआर मूवमेंट जो है बेसिकली इसका हम लोगों ने लास्ट अभी स्लाइड में देखा था, डिस्कस किया था कि जो इसका रिवोल्ट का ईयर है वो 1767 से लेके 1800 के आसपास तक का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वो ईयर तो दिया नहीं है, तो इस हिसाब से जो इस बीच में 1798 है ये इसका पीक का टाइम था, जो एंड था रिवोल्ट का 1800 के आसपास, वो उस रिवोल्ट का पीक टाइम था, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1798 होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट लीडर के बारे में पूछ लेता है, तो आपको लीडर का नाम याद रखना है दुर्जन सिंह। चुआर रिवोल्ट से रिलेटेड मेन लीडर थे, वो उनका नाम था दुर्जन सिंह, ठीक है। तो दुर्जन सिंह मेन लीडर थे चुआर मूवमेंट जो हुआ था बिहार में उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय संथाल इन 1855, ठीक है। तो 1855 में जो संथाल थे उन्होंने किस ब्रिटिश कमांडर को डिफीट किया था 1855 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं कैप्टन नेक, या फिर लेफ्टिनेंट बेस्टियन, मेजर ब्रू, या फिर कोलन वाइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मेजर ब्रू थे, ठीक है, मेजर ब्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संथाल के मेन जो लीडर्स थे उसके बारे में याद रखना है। संथाल में मेनली वैसे तो चार लीडर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट है, सिद्धू, ठीक है, और कान्हू। दो लीडर, वैसे चारों लीडर का नाम, और एक थे चांद और थे भैरव, ठीक है। तो ये चार लीडर थे संथाल रिवोल्ट से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो संथाल रिवोल्ट था ये कहाँ सेंट्रिक था? तो मेनली भागलपुर रीजन जो है बिहार का, भागलपुर रीजन वहां से रिलेटेड था, ठीक है। संथाल रिवोल्ट का ईयर जो था वो हम लोगों ने देखा कि 1855 से लेके 56 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के भागलपुर में। लीडर्स कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक है। और किसको इन्होंने डिफीट किया था? तो मेजर बुरू को, ठीक है। तो ये चार पांच चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्राइबल मूवमेंट संथाल, जिसको हुल भी बोलते हैं, हुल रिबेलियन, टुक प्लेस इन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो उसका ईयर था वो 1855 और 56 के बीच में था, ठीक है। एक बार लीडर्स के नाम फिर से याद कर लेते हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद, ठीक है, और भैरव, ठीक। तो ये चार मेन लीडर्स थे जो आपका संथाल रिबेलियन हुआ था, ठीक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवोल्ट वॉज अकर्ड। तो फिर से यहाँ पे ईयर के बारे में पूछा, तो हम लोगों ने ईयर जो है लास्ट अभी डिस्कस किया कि 1855 और 56 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु लेड द संथाल रिबेलियन 1855, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर्स के बारे में पूछ रहा है। हम लोगों ने अभी चार लीडर्स के बारे में डिस्कस किया कि सिद्धू, कान्हू, उसके अलावा दो और कौन थे?
चांद और भैरव। ठीक है, तो ये 4 लीडर्स थे। 4 लीडर्स के आपको नाम याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द रीजन वेयर संथाल डिक्लेयर्ड देयर गवर्नमेंट इन 1855 या फिर 56। ठीक, तो हम लोगों ने देखा था कि भागलपुर का जो रीजन था, ठीक है, वहां पे ये हुआ था। तो ऑब्वियसली वहां पे जब इन्होंने डिफीट किया है ब्रिटिशर्स को, तो वहां पे ही अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो भागलपुर राजमहल वाला जो रीजन है, यहाँ पे इन्होंने 1855 में अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है, तो एक काम करते हैं अभी यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको जितने भी वीडियोस हैं इनको 1.5x पे देखना है, क्योंकि होता ये है कि एक्सप्लेनेशन की ड्यूरेशन हम साथ साथ में लिख रहे होते हैं, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। तो आपको वीडियो को 1.5x पे देखना है। ठीक है, प्लस एक वीडियो को पहले आप देखिए, उसके बाद फिर उसको 1 से 2 दिन के बाद फिर से देख के उसको केवल सुन लीजिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो या फिर ट्रेवल कर रहे हो, एनीथिंग, उस टाइम पे आपको वीडियो को सुनना है। ठीक है, और मैं हर एक ऑप्शन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूं, तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड अगर हो जाएंगी, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में अपने किसी फ्रेंड जो भी यूपीएससी या फिर बिहार पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहा है, ये सारे क्वेश्चंस वहीं के हैं और वहां ही पूछे जाएंगे, तो उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।